आरबीआई ग्रेड बी 2024 का एग्जाम एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। लो नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड फाइनली एफएम के क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जहां पे हमें डाउट फील हुआ, लैक ऑफ क्लैरिटी फील हुई और हमें लगा कि अगर इस प्रोसेस के बारे में हमें और बेहतर पता होता तो शायद इस एग्जाम के लिए हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर भी हो पाते। तो आज इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा पर्पस है एक मैसेज देना आरबीआई को कि अगर इन लूपहोल्स को, इस प्रोसेस में जो वैक्यूम है उनको अगर हम दूर कर लें, फिलर्स को दूर कर लें, तो शायद इस प्रोसेस को हम बहुत स्मूथ बना सकते हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी जो इस लूपहोल की वजह से अफेक्ट हो रही है उनका लॉस हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और हमारे साथ हैं अंचित सर। हाय कुलदीप सर। तो अंचित सर, सबसे पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो काफी स्ट्रेंज रहा बच्चों के लिए स्टार्टिंग में, कि लो नंबर ऑफ वैकेंसीज 222 से सीधा नंबर ऑफ वैकेंसीज 66। तो क्या इसमें कोई आरबीआई की गलती थी कि उन्होंने लो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाले? नहीं सर, सबसे पहले तो एज यू सेड वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, और आरबीआई की गलती निकालना है, उनको कुछ बोलना, मतलब हम तो बहुत छोटे लोग हैं, मतलब दैट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। बट सिंस वी आर अटैच्ड विद द स्टूडेंट कम्युनिटी, वी जस्ट हैव फ्यू पॉइंट्स दैट वी वांट टू से। लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज बिल्कुल भी सर कोई इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ लूप होल और समथिंग। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नीड। अब जितने बंदे चाहिए होंगे उतने ही रिक्रूट होंगे। ये कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम तो है नहीं कि भैया ले जाओ 400 ही रिक्रूट करेंगे क्योंकि कोई मैंडेट है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई शॉकिंग है बट कोई लूप होल नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज गेटिंग एक्सेंचुएटेड ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स। लेस वैकेंसीज अपने आप में इतनी शॉकिंग नहीं है, बट जब वो बाकी चीजों के साथ कंबाइन हो जाती है इट रियली एक्सेंचुएट्स द प्रॉब्लम। अब आप देखिए, इस एग्जाम की कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है सर। किसी को नहीं पता एग्जाम मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, नोबडी नोज। एंड ड्यू टू दिस इवन मेनी पीपल डू नॉट नो देयर एलिजिबिलिटी, कि मैं जून में आएगा तो एलिजिबल हूं, जुलाई में आएगा तो मैं एलिजिबल नहीं हूं, शुड आई प्रिपेयर? वी डू नॉट हैव एनी आंसर। अब इन चीजों के बीच में आप देखिए कि बंदा प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, कोई 6 महीने से लगा है, कोई 1 साल से लगा है। पीपल डोंट नो व्हेन विल द एग्जाम बी कंडक्टेड इन 2025 और 2026। उसके बीच में जब ऐसी न्यूज आती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इट एक्सेंचुएट्स द प्रॉब्लम। अगर एक फिक्स कैलेंडर हो, ठीक है, बच्चे ने फरवरी में तैयारी शुरू करी, जून में पेपर था, वैकेंसीज कम है, इट्स ओके। आपको थोड़ा सा लगता है कि चलो इतने देर की मेहनत थी, लोग 1.5 साल से 2 साल से लगे हुए हैं, कोई कैलेंडर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है। सो दैट काइंड्स ऑफ क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी। और इसमें मतलब लेस वैकेंसी इज नेवर अ इशू, आई वुड से दैट इज देयर राइट टू डिसाइड। लेकिन अब मतलब प्रोसेस में कट ऑफ्स का एक मुझे बहुत बड़ा इशू लगता है, इसको कोई रेज नहीं करता है। देखिए, नॉर्मली कट ऑफ क्या होती है? अगर 100 सीट्स हैं तो कट ऑफ क्या जानी चाहिए? जो 100 बच्चे के मार्क्स हैं, जो मार्क्स 100 बच्चे के होंगे। बट आप आरबीआई की कट ऑफ उठा के देखिए, उसमें हमेशा देयर इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स दैट इज डिसाइडेड एज कट ऑफ। जैसे इस साल इन ऑल दी सेक्शंस इन फेज 1 25% इज द sectional cutoff. That is 25% of the total marks in each of these sections is the sectional cutoff. Last year it was 15%, उससे पहले कभी 20% ऐसे था। Now this cannot happen every time कि लास्ट बच्चे के जो मार्क्स हैं हर सेक्शन में एक फिक्स परसेंटेज आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल, कि उसके क्वांट में भी 15% है, रीजनिंग में भी 15% है, इंग्लिश में भी 15% है, जीए में भी 15% है। दैट कैनॉट हैपन। सो देयर इज सम terminology that they are using, there is some pattern they are using, there is some formula that they are using. So why not let's define it? ऐसे कैसे हम randomly decide कर रहे हैं कि 15% जाएगी या इस साल 25% जाएगी? या तो आप लास्ट बच्चे के मार्क्स लो, that is fine, ठीक है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, लास्ट बच्चे के मार्क्स लेंगे, that's good. बट ये डिसाइड किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड हाउ कैन इट बी अ कोइंसिडेंस के लास्ट बच्चे के मार्क्स ही हर सेक्शन में 15% है या 20% है, 25% है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आई थिंक लेस वैकेंसीज की प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। मतलब लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो उनका राइट है सर कि जितनी वैकेंसी होंगी वैसे ही वो वैकेंसी निकालेंगे, बिल्कुल। बट जो बाकी चीजें हैं वो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। नॉर्मलाइजेशन एक और इशू है सर, एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें इसी साल पता लगा है। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन सम ऑफ द लास्ट ईयर्स, बट दिस ईयर ड्यू टू आरटीआई, थैंक्स टू आरटीआई, वी गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की गई। सर ये काफी बच्चों से मैं सुन रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि इट वाज वेरी शॉकिंग। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली? मतलब आप मुझे बताएंगे इसके बारे में डिटेल में?
सर आप नॉर्मलाइजेशन से क्या समझते हैं? सर कि अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है और पेपर की डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत, तो उसके लिए फिर एक जो है नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई इतने मार्क्स इस वाले को एडवांटेज दे दो या फिर इस वाले को थोड़ा कम कर दो। अब मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रहा हूँ, आप आरबीआई की इस साल की नोटिफिकेशन खोल के देखिए, पेज नंबर 23, उसमें टोटल 45 पेजेस हैं। पेज नंबर 23 पे ये पेज है, फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये प्रोसेस नहीं, यही लिखा है फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहां पे अगर आप फर्स्ट पैरा, ये वाला पैरा पढ़ेंगे, ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये है आरबीआई की नोटिफिकेशन में पेज नंबर 23, इसका आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे अगर, ठीक है, फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ लास्ट में। हाँ, यहां पे ब्रैकेट में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन वन सेशन मींस शिफ्ट, the scores across various sessions will be equated following IBPS standard practice to adjust for slight, I repeat the word, slight differences in the difficulty level of different test batteries, मतलब test batteries मतलब different shifts। तो वो खुद कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे टू एडजस्ट फॉर स्लाइट डिफरेंसेस। स्लाइट यहां पे बिल्कुल लिखा हुआ है। और आप स्लाइट डिफरेंस किसको मानते हैं? अब आरटीआई के थ्रू पता लगा है कि जिस बच्चे के शिफ्ट 1 में जीएमए 27 मार्क्स थे उसको आपने 17 कर दिया। 27 से 17, 27 का हाफ 14.5 आपने 17 कर दिया, मतलब नियरली 80% कम कर दिया। 80% कम कर दिया। क्वांट में जिस बच्चे के 3.75 थे शिफ्ट 1 में उसके आपने 8.35 कर दिए, ऑलमोस्ट डबल। तो ये स्लाइट डिफरेंस कहां से हुआ कि आप एक सेक्शन में मार्क्स कम कर रहे हैं, वो भी हाफ, ऑलमोस्ट हाफ जीएमए। चलो ये तो एक सेक्शन होता तो मान लेते, फिर दूसरे सेक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप उसके मार्क्स डबल कर रहे हो। ये काहे का नॉर्मलाइजेशन है? मतलब ये स्लाइट डिफरेंस बोलते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अगेन द पॉइंट इज नॉट के हम आरबीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई थिंक द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन द प्रोसेस हैज बीन आउटसोर्स्ड एंड देयर आर नो पैरामीटर्स टू डिफाइन इट। अभी आईबीपीएस ने क्या किया है किसी को नहीं पता है, बट दिस इज वेरी शॉकिंग एंड I'm really sad on the way the things have happened with respect to normalization. मतलब अगर मैं लेके देखूं कि मैं एग्जाम दे रहा हूं या मेरा बच्चा एग्जाम दे रहा है, I don't know sir, maybe I've challenged this somewhere in the legal process. I'm just saying, मतलब ये acceptable नहीं है सर, normalization ऐसे नहीं होता। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत है इसका, बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सर। आप एज्यूम कीजिए कि कोई बच्चा क्वांट का पेपर दे रहा है, क्वांट का सेक्शन बहुत टफ आया है, उसके 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, वो तो बेचारा पानी हो रहा है कि सीट्स कम है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, मेरे तो 2 ही हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई की हिस्ट्री में 4.5 से कट ऑफ कम नहीं गई है, वो तो लगा हुआ है, क्वेश्चन हो नहीं रहा है। उसको ये नहीं पता है कि शायद 1-1.5 नंबर और ले लूंगा तो मेरे कट ऑफ नहीं, मेरे 9 नंबर हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप नॉर्मलाइजेशन में नहीं ले सकते हैं। दैट्स व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज ओनली वैलिड इन केसेस वेयर देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस। बिल्कुल, कि ठीक है यार 19 आने थे, 18 आ गए, हम 19 कर देते हैं, पर 19 आने थे, आपके 10 आए और आप उसको दोबारा 19 कर रहे हैं, उसके 10 भी नहीं आएंगे, उसके 4 रह जाएंगे, आप उसके 8 कर दोगे, वेयर एज ही कुड हैव गॉट 10 एंड नॉर्मलाइजेशन वुड हैव मेड इट 19। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप नहीं अकाउंट में ले सकते हैं। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस थ्रू नॉर्मलाइजेशन, दैट इज एंटायरली रॉन्ग। ये लूप होल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा लूप होल है सर। अब इसका रीजन नहीं पता है, मतलब आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप एक जो भी एक पूल बनाइए, उसमें से अलग अलग क्वेश्चन उठाइए ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल, तो ये तो इजिली अवॉइडेबल है, मैं बोलूंगा इजिली अवॉइडेबल है। राइट। एंड सर एक और लूप होल हमें देखने को मिला, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, नॉट द डिफिकल्टी लेवल, आई वुड से, ओके, I would say the strangeness of the paper. Strangeness, right. In the GA in the phase 1 exam and FM in the phase 2 exam. तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि difficulty level is not something that is a loophole. That might be shocking, but they have every right to set the paper right as easy or difficult. Right. उनके हाथ में भी आप कुछ तो रखेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि सर मैं ये पढ़ के आया हूँ और यही पूछ लो। That cannot happen. You are getting recruited for the highest regulatory body of India. तो आपने, मैं फेज 1 का एग्जांपल लेता हूं, यू पुट लेस क्वेश्चंस फ्रॉम स्कीम्स, परफेक्टली राइट। यू पुट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई नोटिफिकेशंस, आई वुड से वेल डन। बच्चा पढ़े तो सही आरबीआई नोटिफिकेशंस के आरबीआई कर क्या रहा है, जो वहीं पर ही करनी है, जो वहां पे करनी है, ठीक है। आपने रिपोर्ट्स में से ज्यादा डाल दिया, आई वुड से वेल डन, ठीक है, इट्स योर राइट, यू सेट द एग्जामिनेशन।
बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, द आरटीआई इटसेल्फ सेज दैट जीए में 2 क्वेश्चन गलत थे सर, 2 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में। और ये तो खुद आईबीपीएस एक्सेप्ट कर रहा है कि 2 क्वेश्चन गलत थे, एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन वी डू नॉट हैव द क्वेश्चन पेपर और द आंसर की। आई एम श्योर दैट इफ देयर इज more analysis on the questions, more scrutiny on the questions, and we get the question paper, there would be some more questions wrong, because many people told us कि reasoning का एक set गलत था, रीजनिंग में काफी डाउट था, but चलो वो भी गलत नहीं था, मैं बोलता हूँ फिर भी 2 questions तो आपने एक्सेप्ट किए गलत है, मतलब you are also fallible, आप मतलब आप भी मिस्टेक्स कर सकते हो। और आरटीआई के नाम पे सर क्या होता है, व्हेन यू फिल एन आरटीआई कि हमें क्वेश्चन पेपर और आंसर की दी जाए, they just say कि it is outsourced, so we do not have the question paper and the answer key. Again, I do not understand कि ऐसा क्यों है, because if you are conducting an exam, you are the owner, you have the ownership of that exam. तो मुझे तो लगता है कि चाहे आउटसोर्स किया है चाहे जो है, वो पेपर आपके पास होना चाहिए, आंसर की होनी चाहिए। आई होप यूपीएससी क्वेश्चन पेपर आंसर की देती है सर। बिल्कुल, प्रीलिम्स के बाद ही पेपर आ जाता है। दैट इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी। मुझे तो लगता है क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप ही डर रहे हैं कि उसको बाहर करके गलतियां निकलेंगी और आप अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंट नहीं है। राइट सर। तो ये एक पार्ट है। फेज 1 की मैं बात करूंगा। अगर मैं फेज 2 की बात करूं, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू सेट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड नॉट फ्रॉम स्टैटिक। आई वुड से वेल डन, कीप अप दिस सरप्राइजेस सो दैट एस्पिरेंट्स आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। बिल्कुल ठीक है, आपने ईएसआई में स्कीम्स कम डाली, रिपोर्ट ज्यादा डाली, आई वुड से नो प्रॉब्लम, दैट इज योर राइट। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू सेट सम वेग क्वेश्चंस। सर प्लानिटरी बॉडीज का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ही सेट आया है 4 क्वेश्चन का, 8 नंबर के क्वेश्चन है, एंड आई डोंट नो दैट हाउ डज इट रिलेट्स टू द सिलेबस। कौन से कंपोनेंट में? एफएम में प्लानिटरी बॉडीज एट द मैक्स आई कैन relate it to the environment topic, which is again सिलेबस का पार्ट नहीं है। it is not there in FM. स्टॉकहोम की रिपोर्ट है, फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट नो। मतलब ये बहुत ही वेग है, और ऐसे ही एक कल्चर और एनवायरनमेंट पे आया है। मे बी इट्स नॉट वेग, बट अभी बच्चे बोल रहे हैं कि वो भी अजीब था, बट लेट्स नॉट टेक इन टू अकाउंट। बट प्लानिटरी बॉडीज वाला क्वेश्चन तो I am not sure. If somebody feels that is related to your syllabus in some way, please do let us know. Because मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा कि ये क्वेश्चन क्यों आया है। सिलेबस में है या नहीं, जो हमने पढ़ा है नहीं, वो अलग बात है। कैसे डाला आपने, कहाँ पे मैप किया ये, ठीक है। तो आप ऐसे रैंडम करंट अफेयर्स तो नहीं डाल सकते ना कि कुछ भी आपने उठा के डाल दिया। कल को हम पूछ लेंगे जी दिल्ली में ये मेट्रो प्रोजेक्ट में क्या हुआ, कितना बजट था। दैट इज नॉट समथिंग यू कैन आस्क। मतलब ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीरियस एस्पिरेंट को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सर। आई मीन इफ समबडी हैज प्रिपेयर्ड वेल एंड यू सी दैट दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, यू फील काइंड ऑफ इनसिक्योर। राइट, ठीक है। और मैं एक और पॉइंट उठाना चाहूंगा सर यहाँ पे, काफी बार हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन, डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन। अभी डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन का अगर आप देखेंगे कि नोबडी हैज एनी क्लियर कट आइडिया दैट हाउ दैट हैपन्स। कंप्यूटर करता है, मैनुअल होती है, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स। चलो पैरामीटर्स शायद कोई नहीं बताता, इवन यूपीएससी वुड नॉट हैव टोल्ड के ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं। बट देन अगर आरटीआई डाल के somebody asks for an answer key or his paper how it has been evaluated, I think that person should be given, what do you think? आई थिंक कि मिलना चाहिए सर उसको उसका रिप्लाई, क्योंकि तभी क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज आपको कोई पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं पता है, बट एटलीस्ट आप अपनी आंसर की देख के ये तो पता लगा पाए कि क्या क्वेश्चंस में आपको क्या गलतियां उन्होंने बोली हैं, थी जिनको दूर कर पाए बाद। बिल्कुल। क्वेश्चन वाइज आपको क्या मार्क्स मिले हैं। बिल्कुल। तो एक राउंड फिगर करके आपको बोल दिया जाए कि 50 में से आपको 19 नंबर मिले हैं विदाउट एनी क्लियर कट आइडिया कि आप कहाँ मिस किए। तो आई थिंक वो अगेन एक लूप होल है कि आरटीए में आपको पेपर्स या आंसर्स की नहीं दी जाती हैं, साइटिंग के इट हैज बीन आउटसोर्स्ड। तो अंकित सर आपके अकॉर्डिंग इस जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, हमने नॉर्मलाइजेशन की बात करी, फिर हमने डिफिकल्टी लेवल या फिर शॉकिंग क्वेश्चंस की बात करी, स्ट्रेंज क्वेश्चंस की बात करी, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आरबीआई को या फिर जो सिमिलर बॉडीज हैं? अगेन सर मैं बोलूँगा कि हम बहुत छोटे हैं, मतलब लिटरली आई फील वेरी लो इन फ्रंट ऑफ आरबीआई, दैट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब हमारा कोई इंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ बताने का मतलब नहीं है, एडवाइस भी नहीं हम दे सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगा मतलब वहाँ पे इतने ब्रिलियंट माइंड्स काम कर रहे हैं, बट सिंस स्टूडेंट कम्युनिटी इज अटैच्ड टू अस एंड वी फील दैट पेन थ्रू देम, तो दिस इज जस्ट अ मैसेज, इफ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड दैट विल एक्चुअली स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इशू तो नॉर्मलाइजेशन है, और हमें नहीं पता है कि ये
कितने साल से हो रहा है, बट इफ इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम देन ऑल्सो इट इज वंस फॉर देम, बट इट माइट बी द एंड ऑफ करियर फॉर मेनी एस्पिरेंट्स. तो ये नहीं होना चाहिए था एंड इट इज ईजिली अवॉइडेबल. राइट सर. तो सर इससे हमें कोई स्टूडेंट कम्युनिटी को भी कोई मैसेज मिलता है, कोई लेसन मिलता है, कोई लर्निंग मिलती है? सो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए तो यही है कि अगेन वी वुड नॉट लाइक स्टूडेंट्स टू बी एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ एग्जाम कंडक्टेड बॉडीज, बट यू कैन नॉट रूल दिस आउट. ठीक है, अल्टीमेटली दे आर द गॉड इन सेटिंग द पेपर्स एंड देयर शुड ऑलवेज बी सरप्राइजेस. वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर अगेंस्ट द सरप्राइजेस, तो वो तो रहेंगे. एंड यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल. आप रिजिड नहीं हो सकते हैं कि यही पढ़ के जाएंगे, ऐसा ही आएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसी में से पेपर आना चाहिए. Nobody knows. As long as it is attached to your syllabus, they can ask you any damn thing, and that is their right. और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि ये 200 पेज पढ़कर आई कैन compete, I think that will not do justice to the recruitment process of one of the highest regulatory bodies of India. तो फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड मत बनिए, सारा पढ़िए, वर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहिए. पेपर मुश्किल से मुश्किल आ सकता है. इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करूंगा, ये छोड़ दूंगा. इट विल accentuate your problem even more than what is already there. राइट सर. तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो थी एक मैसेज था कि इस बार का जो पेपर है काफ़ी सरप्राइजिंग था. ठीक है, बहुत सारे शॉक्स हमें देखने को मिले, बट वी आर रिक्वेस्टिंग दी RBI एंड द अदर सिमिलर बॉडीज कि अगर इस प्रोसेस को हम स्मूथ बना पाएं तो स्टूडेंट कम्युनिटी का फायदा होगा. सर एक और पॉइंट है, मैं वीडियो खत्म करने से पहले बताना चाहूंगा, विच इज अगेन वेरी शॉकिंग. जो मैं इवैल्यूएशन की बात कर रहा था कि आपको आंसर पेपर मतलब आपकी आंसर शीट नहीं दी जा रही है, तो चलो डिफरेंट इशू है. बच्चा डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाता है सर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कीबोर्ड नहीं चलते हैं. कैन यू इमेजिन इट? जबकि टाइपिंग की सारा खेल है. टाइपिंग का सारा खेल है, आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा है. सेबी के पेपर में, ये तो हम RBI की बात कर रहे थे, सेबी के पेपर में देयर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स टू इन्फॉर्म मी. तो ये बड़ा इशू है. मतलब अगर मुझे 10 कॉल आ रहे हैं तो आई इमेजिन के कम से कम 100-150 बच्चों के साथ ये इशू हुआ होगा. बिल्कुल ही होगी सर. तो आप पेपर कर रहे हैं, आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, वो नया कीबोर्ड ला रहे हैं, वो प्लग कर रहे हैं, वो भी नहीं चल रहा है. ऐसे 5 बार एक बच्चे का कीबोर्ड चेंज किया गया, और इससे आपका फ्लो कितना टूटता है. कंसंट्रेशन ब्रेक होते हैं, फ्लो ब्रेक होता है. पेपर में क्या होता है सर, आप टाइप कर रहे हैं, आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, आप किसी को बुलाओगे, मीन टाइम द काउंटर इज रनिंग. राइट. वो बंदा आके कीबोर्ड निकालेगा तब काउंटर स्टॉप हो जाएगा. बट जो टाइम आपने बुलाने में लगाया और वो बंदा आया 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, वो आपका वेस्ट है. और ऐसे अगर 4-5 बार होगा तो नॉट ओनली द टाइम गेट्स वेस्टेड इन रिप्लेसिंग द कीबोर्ड्स बट ऑल्सो इन मेंटेनिंग द फ्लो. सर वो रिदम ब्रेक हो जाती है पूरी. बिल्कुल. और उससे पैनिक क्रिएट होता है सर. और अगेन जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो आप मेजर नहीं कर सकते हो टाइम में. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर. मतलब जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने का, तो आप क्यों करवा रहे हो? आपके पास अच्छे कीबोर्ड्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, तो चेंज करो ना यार. बिल्कुल. पेन एंड पेपर बना दो. UPSC 8 लाख लोगों का करा सकती है, आप 1 लाख लोगों का नहीं करा सकते हो. बिल्कुल. तो यही हमें प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि चीज़ें स्मूथ हो जाएं, बच्चे को प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, और उसका कैरियर जो कि स्टेक पे है प्रॉब्लम की वजह से, वो स्टेक पे ना रहे और वो इजीली अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे पाए. एंड दोस्तों अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी मैसेज है कि प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट एंड होप फॉर दी बेस्ट. ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपको ट्रेंड में चेंज देखने को मिलेगा, कोई सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. बट अगर आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं तो आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे. दिस इज द मैसेज फॉर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.